नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और जुड़ जाएं सभी क्लास के साथ। टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। आगे आपके एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम और आपका आरआरबी का एग्जाम, एनटीपीसी का। तो उसके लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, अब समय ज़्यादा नहीं है और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं होगा, उसके साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जिसमें कोशिश करते हैं सभी सब्जेक्ट के जो मिक्स क्वेश्चन है वो आपके सामने लाए जाएं और इनका जो पैटर्न रहता है वो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों के आधार पर ही रहता है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको नियुक्त करने के संबंध में शक्ति किसके पास है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, सीईसी, उसको उसको नियुक्त करने के संबंध में शक्ति किसके पास है। तो ए आंसर है प्रेसिडेंट, ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो देखो भाई, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान देंगे, होता है एक भारत का निर्वाचन आयोग। क्या होता है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये इसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 324 में है। किस में है? आर्टिकल 324 में है। तो उसके अनुसार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। इसमें 3 मेंबर होते हैं। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके साथ होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, है ना, पहला और दूसरा। तो ये 3 मेंबर की बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने सदस्यों से मिलकर बना हुआ है? 3 सदस्य हैं इसमें। एक को बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो होते हैं वो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 सदस्य थे, नहीं। पहले इसमें एक ही सदस्य हुआ करता था जो था मुख्य चुनाव आयुक्त। पहले इसमें एक ही सदस्य हुआ करता था जो था मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन क्या हुआ, 1989 में जो वोट देने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। तो जब 18 साल कर दी गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास काम बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई। तो फिर जो है 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर और इसमें जोड़ दिए गए जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त की मदद हो पाए। ठीक है, याद रखेंगे। तो चाहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य इलेक्शन कमिश्नर हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज अ डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, बताएं। तो देखो भाई, समझ लीजिए यहां पे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि ये टैक्स जिस पर इंपोज किया जाए, जिस पर लगाया जाए, वही इस टैक्स को पे करेगा सरकार को। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आयकर।
अब मान लीजिए मेरी इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो मेरी इनकम पर लगाया जा रहा है ना, तो उस टैक्स को मैं ही भरूंगा, मैं ही पे करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी इनकम टैक्स पर टैक्स लगाया जाए और भरे कोई और, नहीं, मुझे ही भरना पड़ेगा। तो ऐसा टैक्स जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता दूसरे पर, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? वो टैक्स जो लगाए जाते हैं किसी पर, लेकिन उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और के पास और वो भरता है फिर। जैसे कि प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगते हैं, तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। बाकी जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी जो लगता है वो कस्टमर भरता है। कौन भरता है? ग्राहक, कंपनी नहीं। याद रखेंगे। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। विच रिवर इज नॉन एज द सोरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बड़ा ही बेसिक प्रश्न है, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखेंगे, किसको कहा जाता है बिहार का शोक? गंगा नदी को, कोसी नदी को, सोन नदी को, घाघरा नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें बाढ़ आती है, इसमें बाढ़ आती है जिससे बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि प्रवाह तंत्र। प्रवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं ये बताइए, कितने प्रकार के हैं? प्रवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं ये आपको बताना है। आगे बात करेंगे हम। विच रिफॉर्म मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय से संबंधित जो सुधार आंदोलन हैं वो कौन से हैं? विच रिफॉर्म मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ राजा राम मोहन राय? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ मूवमेंट। चौथा प्रश्न है। तो देखो, हमें अच्छे से पता है राजा राम मोहन राय का नाम एक विशेष सुधारक के रूप में लिया जाता है, समाज सुधारक के रूप में लिया जाता है। इन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और तब के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, उनके साथ मिलकर जो है सती प्रथा को खत्म करवाया। ठीक है, और इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, उसके बारे में भी बात की इन्होंने। सती प्रथा के लिए इन्हें ज्यादा जाना जाता है। तो जो राजा राम मोहन राय हैं उनसे संबंधित मूवमेंट है क्या? सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज, इन्हें ब्रह्म समाज के लिए जाना जाता है। बाजी आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को, तो ये याद रखना है आपको। अब यहां जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन। तो देखो, हिंदुओं में हिंदू समाज सुधारने के लिए अलग आंदोलन हुए, मुस्लिम कम्युनिटी में अलग आंदोलन हुए, है ना, और जो है सिखों में अलग आंदोलन हुए, दक्षिण में अलग आंदोलन हुए, जो साउथ इंडिया है वहां पे अलग आंदोलन हुए, पारसियों में अलग आंदोलन हुए। तो ये आंदोलन आपको याद रखने हैं सभी। ठीक है, तो ये समाज सुधारक आंदोलन है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। दो बड़े बर्निंग इशू, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, एक तो समाज सुधार आंदोलन और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता
आंदोलन, आंदोलन, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो उससे संबंधित आंदोलन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, क्लियर, ये याद रखना है आपको। आगे, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, ये जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? तो यहां समझो आप, जैसे ये कोई वेबसाइट है तो http://www.com, ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा आपका URL। क्या कहलाएगा दोस्त? ये कहलाएगा URL। URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इस पूरे को बोलते हैं URL। अब ये तो कोचिंग का नाम है, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट हो सकती है, लेकिन HTTP लगा होगा, www लगा होगा। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज, इसकी इन्वेंशन किसने की? टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने www की खोज की, इन्वेंट किया है एक्चुअली। ठीक है, तो ये याद रखना है। HTTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पे देखिए, ये जो लिखा है ना डॉट के बाद .com, ये जो लिखा है .com, तो ये डॉट के बाद कुछ भी लिखा होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलेंगे? डोमेन नेम बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। क्लियर? अब कंप्यूटर के जहां भी सवाल आते हैं तो वहां पे शॉर्ट फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म्स काफी पूछी जाती हैं। जैसे कुछ मैं आपको बताऊं यहां पे जो पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका रैम है ना, और दूसरा रोम, तीसरा पीरोम, चौथा ईपीरोम, पांचवा डबल ईपीरोम, ठीक है, छठवा ये आपका CRT कैथोड रे ट्यूब्स, सातवां और LED, आठवां यूनिवेक है ना। और क्या है? और जो सब पूछे जाते हैं शॉर्टकट कीज तो आती हैं। फिर है आपका कोबोल, पास्कल तो नाम हो गया, एल्गोल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको। ये इस प्रकार से जो फुल फॉर्म है वो आपकी पूछी जाती हैं बहुत सारी। कोबोल और जो है बेसिक का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो ये कोबोल, एल्गोल, बेसिक, ये क्या है? ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एल्गोल का मतलब क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और बेसिक का मतलब है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ HTML भी है एक। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, अगला, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो भाई है तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगी, सिफारिश करेगी, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। वैसे लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है,
5 साल में लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से चुनाव होते हैं 5 साल बाद, और उस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी या सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, उस पार्टी को सरकार बनाने का इनविटेशन दिया जाएगा, सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा भंग की जा सकती है 5 साल में, तो भंग होती है, इससे पहले भी भंग हो सकती है, 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। इसीलिए ये जो लोकसभा है, इसीलिए इस लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भंग हो जाती है, अस्थाई सदन कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को लोअर हाउस यानी कि निचला सदन कहा जाता है, निचला सदन, लोअर हाउस, और इसी को हम हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, आम जनता का सदन। ठीक है, इतने सारे नाम हैं इसके। ये जो लोकसभा है वो हमारे संसद का ही हिस्सा होता है। जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 79 के अनुसार हमारी पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है ना, जो इंटीग्रल पार्ट होता है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट का अभिन्न अंग होता है। कारण, क्योंकि कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, वो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास हो जाएगा, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तब वो कोई कानून बनेगा, अदरवाइज बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। विधेयक मतलब बिल, कानून मतलब एक्ट। ठीक है, तो यही अंतर होता है बिल में और एक्ट में, बिल और एक्ट में यही अंतर होता है। बिल तो बहुत सारे आते हैं, कुछ लैप्स कर जाते हैं, पास ही नहीं होते, और जो पास हो जाते हैं यानी कि राष्ट्रपति साइन कर देता है वो फिर एक्ट बन जाते हैं, अधिनियम बन जाते हैं, और यही होता है कानून। अधिनियम को ही कानून कहते हैं। ठीक है, तो हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? सो प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। समझ गए? अब अगर मान लीजिए सरकार चल रही है और सरकार के पास बहुमत कम हो जाता है, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, फिर से चुनाव होंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डीपीएसपी का इनमें से कौन सा पार्ट है? अब डीपीएसपी क्या है आपको पता है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व, राज्यों के नीति निदेशक तत्व। अब ये जो डीपीएसपी है ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि इनकी शिकायत नहीं की जा सकती। अब डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं उनसे सरकार को क्या करना है? तो सरकार जब कानून बनाए, सरकार जब कानून बनाए तो डीपीएसपी को कानून में शामिल करे, कानून में शामिल करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आता है और अनुच्छेद हैं इससे रिलेटेड 36 से लेके 51 तक। तो वैसे ही आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40, 36 से 51 के बीच में एक आर्टिकल है 40, उसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो अब ये तो कह के छोड़ दिया डीपीएसपी में, ये कोई कानून तो है नहीं,
कि अगर ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो रहा है गांव में तो हम शिकायत कर दें, उसकी नहीं कर सकते क्योंकि डीपीएसपी में है। लेकिन सरकार को यह कहा गया है कि सरकार इनको कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने की। तो सरकार ने फिर क्या किया, 73वां संविधान संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन किया, है ना। उसके जरिए पंचायतों को जोड़ दिया गया, प्रधान होने लगे, सरपंच होने लगे। तो अब हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40, अब वो इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ऐसे ही डीपीएसपी में कई बातें कही गई हैं जिन्हें सरकार को कानून बनाकर लागू करना है। अब नहीं कर रही है सरकार तो हम उनकी शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन अभी नहीं कर रही, कल करेंगी, कल नहीं कर रही परसों करेंगी, ठीक है। जिसके पास जैसा फंड अवेलेबल होगा वो वैसा उसको इंप्लीमेंट कर देगा। तो अब यहां समझिए, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। निम्न 4 ऑप्शन में से डीपीएसपी के अंदर कौन आता है। तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो ये डीपीएसपी में नहीं आता, ये फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ये भी फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 17 के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट में आता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये आपकी आ जाती है किसमें, ये आपकी आती है डीपीएसपी में। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको, यही पूछा है निम्न 4 में से डीपीएसपी में क्या आता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आर्टिकल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक कानून, वो आता है। और ध्यान रखेंगे आजादी के बाद समान नागरिक कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया है पहला। हालांकि आजादी से पहले तो गोवा में भी चल रहा है वो, लेकिन आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है, यानी कि सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। आगे, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10वां शेड्यूल, 9वां, 11वां या 12वां। तो भाई 10वां शेड्यूल डील करता है, 10वां शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल विरोधी कानून। तो क्या होता है, देखो कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति, मान लो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर, भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है, और मान लो एमपी या एमएलए कुछ भी बन जाता है। अब एमपी एमएलए बनने के बाद वो फिर बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, सदस्यता छोड़ देता है। तो इसका मतलब फिर इस लॉ के अनुसार वो एमपी और एमएलए के पद से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एमपी और एमएलए के पद से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी के आधार पर आपने चुनाव लड़ा उसी पार्टी से आप इस्तीफा दे रहे हो, तो फिर जो मेंबरशिप है वो भी नहीं रहेगी आपकी। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित भारतीय संविधान का शेड्यूल है, अनुसूची है, वो 10वीं अनुसूची है, ये याद रखना है आपको। ठीक है भाई, क्लियर है ना, याद रहेगा। चलो, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में उपराष्ट्रपति बनने की कम से कम उम्र कितनी है, तो हम अच्छे से जानते हैं 35 साल है। कितनी है, 35 साल। अब ये जो 35 ईयर्स की एज होती है, 35 ईयर्स, 35 साल, 35 साल की जो उम्र होती है वो किस किस के लिए होती है, तो यहां देखो, एक तो राष्ट्रपति के लिए होती है, यही राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति के लिए भी होती है, उपराष्ट्रपति के लिए भी होती है। तीसरा, राज्यपाल, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके लिए भी होती है। ये तीनों के लिए 35 साल कम से कम उम्र होती है। ठीक है। और इंडिया में ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है संविधान में, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से ये प्रावधान हमने
संविधान में कॉपी किया है। ठीक, अब वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल आपके कितने हैं? 63 से लेकर 73 अनुच्छेद वाइस प्रेसिडेंट के हैं। तो 63 में तो कहा गया है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आगे 64 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा, वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो समय है वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसे आप। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखें। हु कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में ये क्वेश्चन है। कौन इसको पद से हटा सकता है? कौन इसको पद से हटा सकता है बताइए। तो देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पद से कौन हटा सकता है? तो वो है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी, और ये महाभियोग प्रक्रिया मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगी। ये प्रक्रिया पास हो जाएगी संसद में, तो फिर राष्ट्रपति उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा देंगे। ठीक है, अब वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान सीजेआई कौन है? तो जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना ये करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये 6 महीने तक रहेंगे, 6 महीने का कार्यकाल है इनका, क्योंकि इनकी उम्र ऑलरेडी 64.5 साल हो गई है और ये नवंबर में बने हैं। तो नवंबर से दिसंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक इनका कार्यकाल है, क्योंकि 65 साल पे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं। 65 साल पर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं। याद रहेगा ये? ठीक है, चलो तो ये हमने डिस्कस किए आज के प्रश्न। आई होप पसंद आए होंगे। तो क्लास देखने के बाद आप क्लास के बारे में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कैसी लगी आपको क्लास, और कोई भी डाउट है आपके वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।